हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या है। मैरी थार्प को समर्पित हुआ गूगल का डूडल। 20वीं सदी की महानतम कार्टोग्राफर थी मैरी थार्प। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को किया था प्रूव। जापान बढ़ाएगा रक्षा बजट पर खर्च। युद्ध से दूरी की बात करता है जापान का संविधान। नई सरकार बदलेगी ईस्ट एशिया का समीकरण। और केरल हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। पर्सनल लॉज के मुकाबले पॉक्सो एक्ट को दी गई तवज्जो। बच्चों के अधिकारों के लिए अहम है पॉक्सो एक्ट। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। गूगल ने आज अपना डूडल मैरी थार्प को समर्पित किया है। मैरी थार्प एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और ओशियनोग्राफिक कार्टोग्राफर थी। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाई थी। गूगल के मुताबिक उन्होंने दुनिया में ओशन फ्लोर्स का पहला मैप पब्लिश किया था। साल 1998 में आज ही के दिन यूएसए की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मैरी थार्प को 20वीं सदी की महानतम कार्टोग्राफर घोषित किया था। आपको बता दें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक बेहद अहम सिद्धांत है, जिसके मुताबिक हम आज जो महाद्वीप देखते हैं वे पहले आपस में जुड़े हुए थे, ये जान पाते हैं। इस जुड़े हुए महाद्वीप को पैंजिया कहते थे। पैंजिया एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। इसके अलावा जो विशाल महासागर हुआ करता था वह पेंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता था। महाद्वीप के बनने की प्रक्रिया तकरीबन 20 करोड़ साल पहले से शुरू हो गई थी। बाद में पैंजिया दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और फिर इन दोनों जमीनों के बीच की जगह में जब जल का भराव हुआ तो उसे टेथिस सागर कहा गया। वक्त के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति, समुद्री धाराओं का प्रभाव और अन्य शक्तियों के माध्यम से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जमीन के टुकड़ों का विभाजन होने लगा, जिसे आज हम विश्व के महाद्वीपों और द्वीपों के तौर पर देखते हैं। लंबे वक्त तक जापान अपने रक्षा बजट में न के बराबर खर्च करता रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए मित्र देशों, खासतौर पर यूएसए पर वो निर्भर रहे। लेकिन हाल ही में जापान की वर्तमान सरकार ने इस समीकरण को बदलते हुए रक्षा बजट पर खर्च की बात की है। जापान की सरकार ने आने वाले 5 सालों में रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक करने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जापान अपने संविधान में बदलाव करके मिलिट्री तौर पर ज्यादा सशक्त होता है तो पूर्वी एशिया में शक्ति का समीकरण बदल सकता है। गौरतलब है कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में जापान के लोगों द्वारा युद्ध को हमेशा के लिए त्यागने की बात कही गई है। साथ ही जापान कभी भी युद्ध में सक्षम तीनों सेनाओं जैसे जल, थल और वायु को नहीं रखेगा। जापान का यह संविधान तब बना था जब जापान पर यूएसए का कब्जा था। जापान के राजनीतिक महकमे में लंबे वक्त तक शांति का पालन किया, लेकिन पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ने से जापान के राष्ट्रवादियों ने भी सेना के तौर पर सशक्त होने की मांग रखी। साल 2014 में जापान ने अनुच्छेद 9 की पुनर्व्याख्या करके सेना को और शक्तियां मुहैया कराईं। इसके बाद जापान की संसद डाइट ने कई कानून पारित किया जिससे सेना को सशक्त बनाया जा सके। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में मुस्लिम पर्सनल एक्ट के तहत मुस्लिमों के बीच हुई शादी को पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं रखा है। कोर्ट ने जमानत की एक अर्जी को ठुकराते हुए कहा कि पर्सनल लॉ में विवाह वैध होने के बावजूद यदि एक पक्ष नाबालिग है तो इसे पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। केरल हाई कोर्ट के मुताबिक पॉक्सो बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए है, चाहे वो शादी की आड़ में ही क्यों ना हो। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम 2012 का मकसद है बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाना। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति चाइल्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकता है। भारत सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के मामले में ग्लोबल वैल्यू चेन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दरअसल चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि केवल चीन में ही निवेश न हो,
बल्कि चीन के अलावा अन्य देशों में भी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इस रणनीति पर साल 2018 से काम किया जा रहा है। कोविड के बाद इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के मामले में चीन की तकरीबन 2 दशकों तक मोनोपोली रही है, लेकिन कोविड के बाद से ग्लोबल वैल्यू चेन में परिवर्तन हुआ। अब बड़े देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए केवल चीन पर निर्भर नहीं है। चाइना प्लस वन प्लान का असर इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में पिछले 1 दशक में तेजी देखने को मिली है। यह सेक्टर देश में FDI में 66% की हिस्सेदारी रखता है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी संबंधित है। चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा देने से, चीन के भौगोलिक क्षेत्रफल को बढ़ावा देने से, चीन और उसके मित्र देशों में सहयोग को बढ़ावा देने से, या फिर कोविड का मुकाबला करने के लिए लाई गई चीन के नेतृत्व में नीति। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। सेना के मामले में जापान एशिया में पहले स्थान पर है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। आइए देख लेते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारतीय इतिहास के व्यक्तित्व लचित बोरफुकन का संबंध किस क्षेत्र से है? असम, केरल, उत्तराखंड या फिर बिहार? सही जवाब है विकल्प ए यानी असम। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युद्धाभ्यास भारत और USA के बीच होने वाली द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। सी विजिल एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। मालाबार एक बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प डी, तीनों कथन सही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।